ठीक 1 घंटे के बाद देश का बजट आपके सामने होगा। वित्त मंत्री अब पार्लियामेंट पहुंची हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वो संसद भवन गई हैं और अब कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इस बजट पर मोहर लगेगी और 11 बजे ये बजट देश के सामने पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एक नई चीज जो कि पिछली बार से अलग है वो ये इस बार ये पेपरलेस बजट है और इसीलिए सब कुछ ऑनलाइन है। इसकी सारी कॉपीज हैं वो भी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, भेजी गई हैं सारे सांसदों को। और वित्त मंत्री के हाथ में इस बार कोई कागज नहीं है, कोई फाइल नहीं है, कोई ब्रीफ केस नहीं है। उनके हाथ में एक टैबलेट है जिससे वो ये भाषण पढ़ने जा रही हैं। उनकी पोटली का वजन इस बार बहुत कम है, लेकिन जाहिर सी बात है, इससे उम्मीदें ये हैं कि इस बार के बजट से लोगों के लिए भी मुश्किलें आसान होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसे उम्मीदों का बजट कह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्या नई तरक्की होगी, क्या नए कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह से भारत अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या नई सहूलियत जारी की जा सकती है, इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर और क्या क्या मामले सामने आ सकते हैं, क्या सरकार कोल्ड चेन प्रोसेस में अपनी भूमिका सक्रिय तौर पर निभाने की बात कहेगी। इन तमाम मुद्दों पर इस बार चर्चा होगी, फोकस भी होगा। जैसा कि अभी सौरभ बता रहे थे, कैबिनेट मीटिंग होगी जिसमें बजट को पारित किया जाएगा और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पढ़ेंगी। बताया जा रहा है कि टैबलेट से ही अपना बजट पढ़ेंगी, तो यानी कि एक तरह से डिजिटल इंडिया की शुरुआत अगर बड़े पैमाने पर लोकसभा के भीतर देखें तो शायद ये कह सकते हैं सौरभ। बिल्कुल, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए एक स्क्रीन से पूरा बजट पढ़ना। और हमने देखा है बजट भाषण बड़े लंबे लंबे होते हैं और लगभग 1.5-2 घंटे तक भी बजट भाषण जाते हैं। और इस बार ये नई बात लेकिन देखने को मिलेगी। हम आपको ब्रेक से पहले एक खबर बता रहे थे, कुछ जानकारियां देवेंद्र के पास आई हैं बजट से जुड़ी हुई। टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में कुछ राहत देने के आसार हैं, लेकिन जो सेस की बात की जा रही है, कोरोना से लड़ाई के लिए जो सरकार को धन चाहिए उसके उपार्जन के लिए एक नया सेस सरकार लगा सकती है। ऐसी भी गुंजाइश है देवेंद्र। जी हाँ सौरभ, और जो हमें बताया गया उसके हिसाब से जो पुराना रिजीम है और नया वाला दोनों में बदलाव किया जा सकता है। उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में पुराने रिजीम में उसमें बदलाव किया जा सकता है और ओवरऑल 50,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है आयकर दाताओं को अलग अलग प्रोविज़न के तहत। तो उसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ऐलान कर सकते हैं। और ये जो तस्वीरें सौरभ आप देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट का गेट नंबर 4 है। उसके ठीक ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होती है, जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच चुकी हैं कैबिनेट की बैठक के लिए। चलिए, आपने जो खबर अभी दी लेकिन उसका हम एक बार फिर से रुख करें। टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत मिल सकती है, तो ये एक अच्छी खबर होगी टैक्स पेयर्स के लिए। इनकम टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद जरूर है इस बार वित्त मंत्री से। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, एक सेस लगाया जा सकता है कोविड के नाम पर, कोरोना के नाम पर। हम सब जानते हैं देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अब तक भारत में। लेकिन पूरी आबादी तक की वैक्सीन अगर पहुंचानी है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खर्चा सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि कई राज्य सरकारें भी ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो मुफ्त में ये वैक्सीन चाहती हैं अपने नागरिकों को देना। तो इसलिए ये सेस जो है एक लगाया जा सकता है। ये कोई वन टाइम प्रोविजन होगा, कितने वक्त के लिए होगा, कुछ इस बारे में जानकारी है देवेंद्र? नहीं, इसके बारे में स्पेसिफिक नहीं बताया गया, लेकिन निश्चित तौर पर ये 1 साल के लिए ही होगा अभी जो लगाया जा रहा है। और वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि ये पूरी तरीके से तो अभी तय नहीं हुआ था कि कितने लोगों को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पे एक बड़ी आबादी को फ्री वैक्सीनेशन भी किया जाना है और उसके हिसाब से संसाधन की ज़रूरत थी। इसलिए जो लोग ऐसा पे कर सकते हैं ये व्यवस्था सिर्फ उनके लिए लगाई जाएगी। जो सेस की व्यवस्था है, सरकार ये कहना था कि क्योंकि उनके पास रेवेन्यू के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, ऐसे में फ्री वैक्सीनेशन को लेकर जो संसाधन जुटाने हैं वो इसी तरीके से जुटाए जाएंगे। देवेंद्र, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि हाउसिंग लोन में भी अभी तक 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलता था ऑफसेट के तौर पर, उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे डालने की कोशिश सरकार करेगी। और टैक्सेशन की बात जो कही जा रही है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में है, जिनके पास पहले से ही अच्छी खासी आमदनी है, उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या वाकई में टैक्स लगेगा, क्योंकि उसके आधार पर कई सारी और बातें भी सामने आएंगी। आइए अब आपको दिखाते हैं गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कई नई दिशा देने का काम किया। जब इस देश में लोग कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 नया पैसा पहुँचता है, तो 13 लाख करोड़ से ज़्यादा डीबीटी लोगों के सामने दिया 1 नया पैसा का। इधर ईज ऑफ डूइंग में आज हम लगभग नेशनल पैरामीटर पर पहुंच रहे हैं। पेपरलेस
आज निर्मला जी का ये बजट मोदी के उन नीतियों को सामने लाएगा जो उनका उद्देश्य। डिपार्टमेंट में पेपरलेस चल रहे हैं, पहले फाइलें जाती थी, अब फाइलें नहीं जाती है, अब कंप्यूटर से होता है। तो ये एक मोदी की सोच की एक परिलक्षण है। अनुराग ठाकुर जी का कहना है आत्मनिर्भर भारत। तो ये आपने देखा, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। गिरिराज सिंह जो कि फिशरीज़ और एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट देखते हैं, उनका ये कहना है कि उनके लिए भी एक तरह से, और ख़ास करके उनके महकमे की भी काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें रहती हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, ये बताइए कि इस बार के बजट में बैंकिंग को लेकर भी कई सारी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि बैंकिंग वो जरिया है जहां पर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा, किसानों तक भी सबसे ज़्यादा अगर आपको पैसे पहुंचाने हैं तो बैंकिंग रूट ही है। और बैंकिंग को लेकर बैंकों के दिवालिया होने की आशंका बड़ी पैमाने पर सामने है, जिसमें एनपीए बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसको पाटने का सरकार क्या रास्ता अपना सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में कभी आज तक कोई बैंक का दिवालिया नहीं हुआ है, तो वो स्थिति कभी नहीं आएगी। सरकार है और हमारे यहाँ जो रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो दुनिया के बेस्ट रेगुलेटर्स में गिना जाता है। दूसरी बात, जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, इसमें आज की तारीख में बैंक्स में एनपीए 7.5% जीडीपी का है, जो कि काफ़ी अधिक है। और खुद एक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पर अगर वो एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो वो कितना होगा, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि वो 12.5 के आसपास होगा। तीसरी बात मैं कहूँगा, जो मोरेटोरियम लगा कोविड के चलते और 31 अगस्त तक जो मोरेटोरियम रहा पिछले साल, उसके बाद अगर हम एसेट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो एनपीए कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब तो ऐसी सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर में आमूलचूल सुधार की एक पुनः जरूरत पड़ेगी। बैंक्स में उनकी बैलेंस शीट खराब ना हो, ज्यादा से ज्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन सरकार को करना पड़ेगा। और सरकार ने अभी पिछले हफ्ते कैबिनेट मीटिंग में ये पास भी किया है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है उसके अंदर 1 से 4 यूनिट्स रहने वाली हैं। इसका मतलब जो हमारे पास काफी सरकारी बैंक्स हैं, हो सकता है इस बजट में या आने वाले दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाए कि उनमें सरकार डी इन्वेस्टमेंट करेगी और पब्लिक सेक्टर में 4 या 5 बड़े बड़े बैंक्स रहेंगे और उनको काफी मजबूती प्रदान की जाएगी। मनोज गोयल जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की बात कर रहे हैं, यानी कि सड़कें ज़्यादा बनाएं, उसके साथ साथ एयरपोर्ट्स और जो सी पोर्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाएं, बाकी हेवी इंडस्ट्रीज़ को भी आगे बढ़ाएं। ऐसे में सरकार ये निवेश का पैसा कहाँ से लाएगी, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन भी होता है। देखिए, ये एक दो-धारी तलवार है। जब भी बजट की बात होती है, हमेशा एक्सपेंडिचर को कहाँ से सोर्स किया जाएगा, ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, हमेशा ही रहता है। पर इस बार जो आत्मनिर्भर भारत और जो इंपोर्ट्स के ऊपर एडिशनल ड्यूटीज़ बढ़ाने की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश देने की बात हो रही है, तो आई एम श्योर कि सरकार इस फिस्कल डेफिसिट को शॉर्ट टर्म मानते हुए ही डिसीजन लेगी कि अगर बहुत सारे स्पेंड खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या एक्सपोर्ट को बढ़ाने या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए जो स्पेंड करना है, वो फॉर द टाइम बिंग इस बात को ध्यान में ना रखते हुए कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे मैनेज किया जाएगा ही करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में हम इंपोर्ट से कुछ एडिशनल कलेक्शन की बात कर सकते हैं। आपने अभी दिखाया कि जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई 1,20,000 करोड़ इस बारी कलेक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे चल के ही ये काम हो सकता है। आज की डेट में गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम कह सकें कि बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिर्फ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे ही आपको अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने पड़ेंगे। चलिए, अगर अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें हम समाज के, तो अगर मिडिल क्लास की बात करें, भी जो 2 खबरें हमने आपको दी हैं, सीधे तौर पर जो सैलरीड क्लास है उस पर इसका असर पड़ेगा। एक तरफ जहां आपके टैक्स में कुछ रियायत सरकार दे सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी करके, तो वहीं एक सेस लगाने की बात भी लगातार की जा रही है। कोई आश्चर्य आपको पंकज जी सरकार की स्ट्रैटेजी से? देखिए, अभी जो एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है
वो इसकी है कि कोविड में आपने देखा कि कितना एक्सपेंसेस हुआ है मेडिकल के ऊपर, और बाकी होम लोन का जहाँ तक देखते हैं सेक्शन 24B में वहाँ पे इंटरेस्ट के डिडक्शन में भी 2 लाख रुपए तक की लिमिट को इन्होंने फ्रीज़ कर रखा है। तो इस बार जहाँ तक टारगेट है कि वो 2 लाख रुपए का वो फ्रीज लिमिट वहाँ से थोड़ा उनको विड्रॉ करना चाहिए, और देयर आफ्टर सेक्शन 80C की लिमिट इंक्रीज़ करनी चाहिए। 80D का लिमिट जो 25,000 है, 55,000 रुपये है, वहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर का पार्ट आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली जो इनकम पार्ट है, आप जो भी बर्डन आ रहा है टैक्स का या जो भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो इंडिविजुअल कहाँ से पे करेगा? उसको पे करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास में कैश इनफ्लो बढ़े। लेकिन सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो है एक तरफ से राहत दें और सेस लगा के आप एक हाथ दे रहे हैं, एक हाथ ले रहे हैं। नहीं, अब कुछ तो देने ये होगा कि न्यूट्रल हो जाएंगी चीज़ें। आप जितना ले रहे हो उतना फिर यहाँ पे मुझे छूट भी दे रहे हो। तो समहाउ गवर्नमेंट की ये पॉलिसी को इस तरीके से स्टेबलाइज करना चाहिए कि जो आम जनता है, आम जनता के पॉकेट के ऊपर कोई ज़्यादा लोड ना आए, कोई लाइबिलिटी एडिशनल ना स्टैंड करे, और अकॉर्डिंगली फिर वो अपनी सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट आउट कर सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बोलूँगा कि जहाँ तक अभी देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ सेक्टर्स हैं, इससे फिजिकल डेफिसिट्स एंड जीडीपी ग्रोथ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे गवर्नमेंट का अभी कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स में एक बहुत पुराना सेक्शन है, सेक्शन 32AB, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करता है, जो मशीनरी के ऊपर बात करता है। ऑटोमोबाइल के लिए तो ये कहा जा रहा है कि एक ग्रीन सेस लगाया जाएगा पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर, जिसकी वजह से लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां कम खरीदकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। तो ये तो और ज्यादा मुश्किल ही होगी आने वाले दिनों में। हाँ, आप उसी पर देखें ना, जैसे कि अभी आप जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जो लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको क्या मोटिवेशन है, उनको कहाँ से फंड आएगा? वो फंड स्टेबलाइज करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स के प्रोविज़न को कुछ अमेंडमेंट्स करें, कुछ वहाँ पे और चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें कि लोग मोटिवेट हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। अब 1 घंटे से भी कम वक्त है, बजट हमारे सामने होगा, और उससे पहले जितनी संभावनाएं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अब संसद पहुंच चुके हैं, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें इस बजट पर मुहर लगेगी और 11 बजे वित्त मंत्री ये बजट देश के सामने रखेंगे। सुनील गर्ग जी भी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए। सुनील साहब, आपके लिहाज से सरकार के लिए, हम सब जानते हैं चुनौती है पैसा कहां से आए, और बजट का मतलब है पैसे का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए पहले। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं उसकी राह क्या है निकलने की? देखिए सौरभ जी, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है बजट का, कोई 30 लाख करोड़ का हम बजट बनाते हैं, और 20 लाख करोड़ की हमारी टैक्स कलेक्शन इस बार उम्मीद है, तो 10 लाख करोड़ तो सरकार को बोरिंग करना ही करना है। जहाँ तक सवाल है सेस लगाने का, मुझे क्या लगता है कि ऑलरेडी हम 4% का सेस लगाते हैं, जिसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का नाम दिया जाता है। तो अगर हम 1% सेस और लगाते हैं तो 10,000 करोड़ की सरकार को कलेक्शन आती है। तो 10,000 करोड़ में हमें लगता है कि हम 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो हो सकता है 4 से बढ़ा के 5 कर दें। जहाँ तक सरचार्ज का सवाल है, ऑलरेडी 37% सरचार्ज है हाई HNIs को, और जो कि रेट होता है 42.74%। तो वहाँ नॉन कम्पिटिटिव हो रहे हैं दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को। अगर इंडिविजुअल स्लैब देखें तो वहाँ पे 42.74 का जो स्लैब है वो नॉन कम्पिटिटिव हो जाएगा। तो उसमें सरचार्ज की मुझे लगता नहीं है कोई ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, सेस मुझे लगता है 4 से 5 हो जाएगा, एक काम तो हो सकता है। दूसरा जो मिडिल क्लास वाली बात है, देखिए लास्ट का जो बजट था, पिछला वाला बजट, उसमें कॉर्पोरेट को बहुत रियायत दी गई थी। कॉर्पोरेट को कहा गया था आप 30 से 22 पे आ जाइए, और 15% नई मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन एक तबका जो रह गया, मिडिल क्लास रह गया, और जो स्मॉल कंपनीज है, फर्म, छोटी कंपनियां, वहाँ पे 30%, अभी भी LLP पे 30% टैक्स है। मुझे लगता है कि वो एरिया है जहाँ पे सरकार सोचेगी। तीसरा एरिया है स्टार्टअप, जहाँ पे अनलिस्टेड शेयर पे अभी भी 20% कैपिटल गेन है। पूरी उम्मीद है कि इस बार उसको टिकर किया जाएगा। और चौथा स्लैब जो सैलरीड एम्प्लॉई, जो वेतनभोगी कंपनी सोचते हैं हमेशा। पिछली बार क्या हुआ, हम भी इसी स्टूडियो में थे सौरभ जी, जब नया और पुराना रिजीम आया जी, तो लेकिन जब नया रिजीम आया तो जो सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस किया वो सैलरीड एम्प्लॉय ने किया। क्यों? आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म कर दी, आपने HRA खत्म कर दिया, आपका जो PF NPS का इन्वेस्टमेंट है वो खत्म कर दिया। उसे लगा कि अगर मेरे को सब कुछ नहीं मिलने के बाद में, वो हमेशा कैलकुलेशन कर रहा है अभी तक कि मैं नए में जाऊं या पुराने में जाऊं, मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे बिस्किट खाना है। और हरियाणा की बात है, आप 4.5 लाख की छूट ले सकते हैं पुराने रिजीम में। यहाँ पे 2.25 लाख होते ही आप ब्रेक इवन कर जाते हैं, यानी 15 लाख रुपये की आपकी सैलरी इनकम है और 2.25 लाख की आप छूट ले रहे हैं, तो आप ब्रेक इवन कर जाएंगे। तो 78,000 का फायदा कहाँ है, किसी को नहीं पता। इस बार जो उम्मीद है मुझे, नए और पुराने रिजीम को रिकनसाइल किया जाएगा कि ठीक है, आप नए में आना चाहते हैं, आइए, हम आपको साथ में थोड़ा सा चॉकलेट बिस्कुट भी दे रहे हैं, आपको एटलीस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटलीस्ट मुझे लगता है मैडम स्टैंडर्ड डिडक्शन रिटेन करेंगी नए रिजीम में भी।
एटलीस्ट जो आपकी जो बेसिक स्टैट्यूटरी, जैसे आपका जो पीएफ है या एनपीएस की जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिटेन करें। जहाँ तक हाउसिंग का सवाल उठाया, देखिए हाउसिंग लोन में सरकार पहले ही कर चुकी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, 2 डिडक्शन मिलती है। 24B में 2 लाख की एक मिलती है, और लास्ट ईयर एक छूट और दी थी 80EEB में। उसमें कहा था सरकार ने कि अगर आप नया मकान खरीद रहे हैं 45 लाख तक, तो हम 1.25 लाख की छूट और देंगे, यानी 3.25 लाख रुपए। सर 45 लाख का जो आपका अगर मकान है उस पर आपको 35 लाख का लोन मिलता है, तो 3.25 लाख ज़्यादा ब्याज आपका होता ही नहीं है, यानी 100% छूट आप क्लेम कर सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे उम्मीद नजर नहीं आती है। हाँ, लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स में जैसे मैंने बताया एक है, नए और पुराने रिजीम में लेके बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है सेस की बात, कोविड सेस को कह के सरकार शायद अपने बदनामी मोल ना ले, हो सकता है सेस को 4 से 5 कर दे। 10 लाख करोड़ की कलेक्शन है हमारी, 1% सेस आप कह रहे हैं सरकार बढ़ा सकती है। सर 10 लाख की कलेक्शन, 10 लाख करोड़ की हमारी टैक्स कलेक्शन है, इनकम टैक्स की, तो 1% का मतलब हो गया 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ में हम मोटा इस जो कम से कम जो लोअर मिडिल क्लास को, या जो हमें लगता है कि 50 करोड़ डोज देनी है, 200 रुपये उसने कहा है हमें कॉस्ट, तो 10,000 करोड़ में वो शायद काम कर दे, बाकी लोगों को खुद खरीदनी है। चलिए थोड़ी देर में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आप स्क्रीन पर अगर ऊपर जो हम बैंड चला रहे हैं वो आप पढ़ते रहेंगे, तो क्या क्या गुंजाइशें हैं आज के बजट से होने की, वो आपको एक अनुमान मिलता रहेगा, और 11 बजे के बाद हमें पता चल जाएगा इनमें से कितनी बातें सच साबित हुई हैं। बार बार हम बात करेंगे सरकार को पैसा चाहिए, कहां से आएगा पैसा, तो एक स्रोत जो है वो है विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट भारत सरकार की आज की नहीं, दशकों पुरानी पॉलिसी रही है, लेकिन अब लग रहा है कि एक नया पुश डिसइन्वेस्टमेंट को ये सरकार दे सकती है, और कई बड़ी कंपनियां जो हैं, जिसमें एयर इंडिया का भी नाम आता है, और भी कई कंपनियां हैं, उन पर सरकार अब तेजी से डिसइन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ सकती है। त्रिवेदी जी, ये सवाल तो बहुत पुराना है, बहस ही बहुत पुरानी है कि सरकार जो है दुधारू गाय को बेच दे, एक बार खत्म करे, या उसको हर साल मिल्क करे, लेकिन इस बार लगता है मजबूरी है सरकार की इस दिशा में आगे बढ़ना। जी हाँ, ये डिसइन्वेस्टमेंट एक पुराना ख्याल है, और इस पे विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कि इस बार जो एक बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया गीता गोपीनाथ ने IMF में, कि क्रेडिबल डिसइन्वेस्टमेंट, ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट आप कीजिए, ऐसा प्रस्तुत कीजिए कि कोई खरीदने को तैयार हो। आप तब बेच पाएंगे जब कोई दूसरा खरीदने को तैयार हो। ऐसी टर्म्स इन उसकी टर्म्स रखिए कि कोई खरीदने को तैयार हो। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर रियली डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहेगी तो इस बार थोड़ा सा लिबरल हाथ से डिसइन्वेस्टमेंट करें, ताकि बहुत ज़्यादा रोक टोक ना हो। देखिए, मतलब ये नहीं होगा कि हम प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ये सरकार, ऐसे ही कहा भी जा रहा है कि स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट है सरकार उस पर ज्यादा फोकस करना चाहती है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक के लिए संसद भवन पहुंच चुके हैं, और उनके साथ साथ उनके तमाम स्टाफ भी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री अब इस कैबिनेट बैठक में बजट पर मुहर लगाने के साथ ही, कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही, संसद में 11 बजे बजट का भाषण शुरू होगा, और उसके साथ ही तमाम जो बातें हम अभी कर रहे हैं उसमें असलियत क्या है वो सामने निकल कर आइए। मीनाक्षी प्लीज। जी, यही मेरा सवाल है कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना जो इस सरकार को लेकर एक सेंस लोगों में है कि जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं सरकार उस पर फोकस करना चाहती है। अगर हम इसमें डिफेंस सेक्टर की भी बात कर ले तो चाइनीज एग्रेशन का असर भी क्या आपको लगता है कि इसमें दिखाई देगा? मेरे हिसाब से तो डिसइन्वेस्टमेंट पुराना आइडिया है, कोई बहुत ज़्यादा इस पर ऑब्जेक्शन हुआ नहीं है। ये ज़रूर हुआ है, अलग तरह तरह के एलिगेशंस लगते हैं कि इनको हेल्प कर दी, उनको हेल्प कर दी, पर डिसइन्वेस्टमेंट पर कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ नहीं है। कुछ क्षेत्र हो सकता है कि ऐसे डेवलप करें, जैसे पोर्ट्स है, पोर्ट्स पे डिसइन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। आपके पास 12 बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी लाइबिलिटी है आपके ऊपर, उनको वहाँ पे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड PPP के तो प्रोजेक्ट्स चले हैं, पर पोर्ट पर से पे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब हो सकता है कि तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विनिवेश की बात कही भी जा सकती है, लेकिन विनिवेश जैसा कि आपने बताया पुराना ख्याल है। हमारा देश दरअसल पहला देश था जिसने कि डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय भी रखा था, तो इसलिए विनिवेश की बातें बहुत पुरानी ज़रूर हैं, लेकिन अभी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड विनिवेश को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। उस पर क्या नया पुश है इस बजट में, शायद उसे हम देखेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, बजट की तमाम बारीकियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। 11 बजे से वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा।
presented by all new Nissan. दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। America loves India. America respects India. और साथ ही मैं आपको बता दूं, गिनी चुनी महिलाएं यहाँ पर है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप देश में जहां भी हैं वहीं रहें। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। आपको आपके मंतव्य स्थान तक छोड़ा जाएगा, कृपया परेशान मत होइए। आज फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। सबके मन में यही सवाल है कि सुशांत की जिंदगी ऐसे मोड़ पर क्यों खत्म हो गई जब उनका करियर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। साल के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर रास्ता साफ हो गया। ये कानून किसान को शक्ति देता है, ताकत देता है। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? बजट आपके सामने तकरीबन आधे घंटे के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है संसद भवन में। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अब इस कैबिनेट बैठक में बजट पर मोहर लगेगी। देवेंद्र। जी हाँ, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इस कैबिनेट की बैठक में बेसिकली बजट का जो समरी है वो समरी बताया जाता है और उस पर कैबिनेट की मुहर लगाई जाती है। उसके बाद वित्त मंत्री उस कैबिनेट की बैठक से बाहर आ जाएंगी। बाकी मंत्री संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहें और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटा सा संदेश देते हैं अपने कैबिनेट के सहयोगियों को, मंत्रियों को, इस बजट के बारे में, इस विजन के बारे में, ताकि जब मंत्री वहाँ से बाहर निकलें तो फिर बजट वो सुने, ठीक तरीके से समझें, तो फिर उसी तरीके से जनता के सामने पेश कर सके। चलिए, तो इंतजार है। बस 35 मिनट का वक्त बाकी है। जैसे वित्त मंत्री ने कहा 100 साल में एक बार पेश होने वाला बजट, तो इस बार कुछ नए आइडियाज क्या होंगे इस बजट के अंदर? क्या कुछ क्रांतिकारी कदम इस बजट में उठाए जाएंगे? क्योंकि माहौल ऐसा ही है, इंतजार करना होगा। बहुत जल्द लौटते हैं।